अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर दिखना शुरू हो गया है। राज्य सरकार अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मामले को लेकर एक बैठक बुलाई। पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। संतोष मांझी बिहार सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री के पद पर कार्यरत थे और बड़ी बात यह है कि उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। विधायकों से बात करके डिसीजन लिया है। कोई एक दिन का ऐसा बचवाना डिसीजन नहीं कि एक दिन गया और रिजाइन करके चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र बांटे। इस कार्यक्रम को पूरे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित किया गया था। पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और जो चौथी खबर है वो ये है कि पूरे देश के साथ साथ ही दिल्ली NCR में पारा चढ़ा हुआ है। गर्मी का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली समेत NCR के कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री से पार हो गया है। 15 और 16 जून को हल्की बारिश की उम्मीद तो बताई गई है, लेकिन मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि इसके बाद भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं है। और अगली खबर है, जो बड़ी खबर, वो व्यापार जगत से है, जहां देश के शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर की कीमत 1 लाख रुपए पार कर गई है। और इस जादुई आंकड़े को छूने वाली कंपनी है MRF कंपनी, जो देश की पहली कंपनी बन गई है। पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर की कीमत में लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों नमस्कार, ये समय है प्राइम टाइम का और मैं आपके साथ मौजूद हूं संजय मग्गू। तो अब शुरू करते हैं प्राइम टाइम में आपके साथ विशेष चर्चा जो राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर थी। बात करते हैं देश के सियासी और रूहानी माहौल की और मौसमी खबरों की। तो सबसे पहले बात करेंगे उस सियासी दल की, उस राजनीतिक पार्टी की जो किसी जमाने में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, जिस पार्टी के प्रणेता गांधी और नेहरू थे और जो आज वर्तमान में एक बार फिर से अपने खोई हुई जमीन को, अपने खोए हुए धरातल को वापस पाने की जुगत में लगी हुई है। समझ रहे होंगे आप, बात मैं कर रहा हूँ कांग्रेस की। और चुनाव जो आने वाला है, आने वाले दिनों में, वो मुख्य चुनाव मध्य प्रदेश का होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश पर पूरे देश की नज़र रहेगी। वो नज़र क्यों रहेगी उसको आप इस बात की यूँ समझ लें कि राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है इस समय वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं ऊपर दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ जहाँ आंकड़ों में अगर समझा जाए तो ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट कर सकती है। तेलंगाना के अंदर KCR का जादू आज कम नहीं हो रहा अब भी, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जिसे किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी पाना चाहेगी। और मध्य प्रदेश से सियासी जो समर होगा 2024 का, वो अपनी दिशा तय करेगा। तो बात मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। दरअसल ये जो मध्य प्रदेश है ये मामा जी का गजब प्रदेश है। मामा जी से मायने आप समझ रहे होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बहाने महिलाओं के लिए मास्टर स्ट्रोक मारा है। और अब इन्हीं बातों को, यानी कि शिवराज जी की बातों का जवाब देने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंची थी मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ने से पहले सुनिए प्रियंका जी की बात। लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई हैं सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में
225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। सुना होगा आपने, प्रियंका गांधी अपने आक्रामक अंदाज में, आक्रामक तेवर में बिजली पैदा करने वाली नर्मदा किनारे अमरकंटक में गरजती हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली मध्य प्रदेश के लोगों के लिए जीवनदायिनी पूजनीय नदी मां नर्मदा के तट से कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया, चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। जबलपुर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने, आपने देखा होगा कि मां नर्मदा की आरती की और पूजा के साथ विजय संकल्प अभियान भी किया। शुरुआत की तो ऐसा लगा कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रचार की अहम जिम्मेदारी निभा चुकी प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक में भी इतनी ही सक्रिय थी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार इन दोनों राज्यों में किया था और उन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी बनी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। इसके साथ ही खबरें यह भी हैं कि कांग्रेस को बड़ी भूमिका में लाने के लिए राहुल गांधी की तरह ही पार्टी के प्रचार से लेकर पार्टी के प्रसार से लेकर किस प्रकार से इस रणनीति को आगे बढ़ाया जाए, इस सारी मुख्य जिम्मेदारी में प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आने वाले समय में मुख्य चेहरा बनाया जा सकता है। साल के आखिरी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं और अगले साल यानी कि 2024 के अंदर कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे और इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी होंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे ये अग्नि परीक्षा होंगे और चर्चाएं तो कुछ इस प्रकार की भी हैं कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव भी करवा सकती है। बीजेपी की तर्ज पर ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपने भाषण में आक्रामकता के तौर पर लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को महिलाओं और युवाओं को लेकर ज़्यादा फोकस देखने को मिलेगा, ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं। क्योंकि कांग्रेस का मानना है, पार्टी का मानना है कि महिलाओं के लिए मासिक भत्ता, सस्ते गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए रोजगार और इस प्रकार की योजनाओं के साथ उनको लुभाया जा सकता है। आपको याद होगा कि कर्नाटक के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपना 5 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया था। खबरें ऐसी भी हैं कि साल के आखिर में जब कई राज्यों में चुनाव का दौर चलेगा उस समय संभवतः राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि जब से कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका गांधी ने मोदी पर सीधे सीधे निशाने साधे थे, अब वो जबलपुर में भी जब गरजी तो बात मोदी जी शुरू की। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को भाजपा और पीएम मोदी को सीधे काउंटर करने वाली नेत्री मान रही हैं और खासकर आने वाले 2024 के चुनाव के मद्देनज़र पार्टी इसे काफ़ी मुख्य मान रही है, काफ़ी अहम मानती है। अब भले ही कांग्रेस पार्टी हिमाचल के बाद कर्नाटक चुनाव में जीत का सेहरा अपने सर पर बांध चुकी है और मान लिया जाए कि इन 2 राज्यों में जीत मिलने के बाद कांग्रेस का नशा भी अब 7वें आसमान पर है, लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस जो गलतियां कर चुकी है उनसे सबक लेने की बजाय अब भी वही गलतियां दोहराई जा रही हैं, अब भी वही गलतियां कर रही है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा जहां की यानी कि इस समय 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति अगर देखें तो इस समय धरातल पर कांग्रेस की स्थिति कोई कमज़ोर नहीं है और मान लिया जाए कि एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार की है, मनोहर लाल सरकार 10 साल से है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर आपसी फूट है, आपसी जूतम पैजार है, ये कांग्रेस को सत्ता से दूर रख सकती है। और अगर हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस को जीत का सेहरा अपने सर बांधना हो तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो करें या ना करें, लेकिन हरियाणा में अगर कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं करी तो फिर वो जो जीत की सेहरा बांधना बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगा। मान लिया जाए कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कुछ ऐसे कद्दावर नेता हैं जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते और यह बात किसी से छिपी नहीं है। सियासी गतिविधियों में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी कुमारी सैलजा का आजकल आपस में कैसा रिश्ता है। जग जाहिर है कि हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा की जेब में रहती है, ऐसा कांग्रेस के लोग कहा करते हैं। और जब कांग्रेस में हुड्डा के पसंद के नेता अध्यक्ष नहीं बनते तो उन अध्यक्षों का क्या हालात होते हैं, ये अशोक तंवर और सैलजा के समय में लोगों ने बड़े पास से देखा था। यही कारण है कि इतने साल में यानी कि 9 साल से ज़्यादा हो गए कांग्रेस का हरियाणा में संगठन नहीं बन पाया। अब ऐसे में बीजेपी पर हार का ठीकरा क्या फूटेगा, क्योंकि बीजेपी का काम तो ऐसे ही हो जाता है। और जब कांग्रेस पार्टी के नेता एक साथ खड़े होने की बजाय
एक दूसरे के सामने खड़े होंगे तो आखिर कैसे अपनी पार्टी को जीत के दरवाजे तक पहुंचा पाएंगे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जो खुद 4 बार विधायक रह चुके हैं, बात कर रहे हैं हम उदय भान जी की, जिन्होंने पिछले दिनों कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से एक बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर लाना चाहते हैं, कुर्सी पर देखना चाहते हैं। उदय भान के इस बयान को सुनने के बाद हरियाणा प्रदेश और कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता कुमारी सैलजा, जो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो सोनिया गांधी के बहुत नज़दीकी मानी जाती हैं, जिनके पास फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य की जिम्मेदारी भी है, हालांकि इससे पहले वे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं, हमने पहले भी बताया, केंद्र में मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन उदय भान की बात उनको रास नहीं आई। उदय भान जी की बात के बाद सैलजा उखड़ी। उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री तो वो बनेगा जिसे जनता चाहेगी, और उखड़े भी क्यों ना, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को कुमारी सैलजा कभी पसंद आती नहीं थी और ना ही कुमारी सैलजा को हुड्डा ज़्यादा भाते हैं। तभी तो उदय भान की बात पर सैलजा बिफरते हुई बोली थी कि सीएम बनने की इच्छा तो सबकी होती है, कौन नेता है जो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेगा, और कार्यकर्ता भी हमारे हैं जो हमारे नाम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा यह तो प्रदेश की जनता तय करेगी या कांग्रेस का आला कमान। तो इस बात के सामने आने से ये तय हो जाता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है। हालांकि आज की बात नहीं है, 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस अपना जनाधार नहीं बना पाई हरियाणा के अंदर, खासकर क्योंकि खुद की पार्टी में ही किसी चीज़ का आता पता नहीं होता। अब जहां नेता एकजुट नहीं होंगे, ऐसे में पार्टी लोगों को एक करने के लिए, समर्थन जुटा पाने के लिए क्या कर पाएगी। हरियाणा प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठेगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नेताओं के अलावा हरियाणा की राजनीति में जो अपना अहम स्थान रखते हैं वो है प्रदेश के किसान, और प्रदेश के किसान जब खुश नहीं होंगे तो आखिर कैसे प्रदेश खुशहाल होगा, और वह भी वो प्रदेश जिसे हरित प्रदेश के नाम से जाना जा सकता है, हरियाणा। दरअसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर सूरजमुखी की खरीद की मांग को लेकर हरियाणा के किसानों का पीपली के अनाज मंडी में जो किसान बचाओ महारैली हुई थी, और उसके बाद सरकार ने किसान नेताओं से 1 घंटे का समय मांगा था, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई, और उसके बाद किसानों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सोमवार की पूरी रात हाईवे पर जाम लगा रहा, यानी कि जो नेशनल हाईवे 44 है उस पर जाम रहा। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग है जो। सूरजमुखी की खरीद 6400 रुपये किए जाने और किसान नेताओं की रिहाई पर सकारात्मक रवैया प्रशासन दिखाए, यह किसानों की मांग है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बातचीत से भी बात नहीं बनी और आखिर किसानों ने कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर डेरा डाल दिया। इस महारैली की एक दिलचस्प बात यह भी थी कि कुरुक्षेत्र की महारैली में पहलवान बजरंग पूनिया भी पहुंचे थे। बजरंग पूनिया ने कहा था कि किसानों को इस तरह से सड़क पर देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वह खुद भी किसान परिवार से आते हैं। बजरंग पूनिया ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश के किसान अजय मिश्रा और टेनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम यानी कि जो हरियाणा के पहलवान हैं वो बृजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन किसी पर नहीं हुआ। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के किए गए वायदे के मुताबिक अगर एमएसपी के लिए एक कानून नहीं लाया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा एक अखिल भारतीय आंदोलन शुरू करेगा। तो भाई यह तूफान देश की सियासत या देश के किसानों के बीच में ही नहीं मचा हुआ है, तूफान तो देश के मौसम में भी मचा हुआ है। बिपरजॉय की बात करते हैं। बिपरजॉय चक्रवात जो 6 जून 2023 को अरब सागर में उठा था और कराची की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब इसने अपना रुख बदल लिया है और गुजरात की तरफ बढ़ गया है। इसकी रफ्तार बताई जा रही है लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा, और मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून को ये गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा और उस दौरान इसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। तेज़ रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हालांकि 16 जून के बाद इस चक्रवात के धीमा पड़ने की संभावना बताई जा रही है। 16 जून को यह चक्रवात जब नॉर्थ गुजरात से सटे हुए राजस्थान के इलाकों की तरफ बढ़ेगा तब वहाँ पर भी भारी बरसात हो सकती है, हैवी रेनफॉल हो सकता है, ये मौसम विभाग का कहना है। और मौसम विभाग की इस सूचना के मद्देनज़र गुजरात में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। सियासी मौसमी तूफान के बीच में ही देश का एक तूफान विदेश में भी कोहराम मचाने जा रहा है। हालांकि इस कोहराम से भारत देश की ख्याति बढ़ेगी।
दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका जा रहे हैं। उनकी यह पहली अमेरिकी राजकीय यात्रा होगी। इससे पहले 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे। दोस्तों, राजकीय यात्रा वो होती हैं जिसका निमंत्रण वहाँ की सरकार के द्वारा किसी देश के प्रमुख को दिया जाता है और वहाँ के राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक राजकीय यात्रा का ही निमंत्रण किसी देश के लीडर को दिया जाता है। आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा काफ़ी खास रहने वाला है। 21 जून से 24 जून तक चलने वाली इस राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को राजकीय डिनर दिया जाएगा और इसमें कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों के लिए निर्णायक होने की संभावना जताई जा रही है और दोनों ही पक्ष मजबूती के साथ अपनी द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा तय करेंगे। यह यात्रा ऐतिहासिक रहेगी और दोनों ही देश के नेताओं का मानना है कि भारत अमेरिका संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंध और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि पिछले 75 साल में मात्र 2 भारतीय नेताओं को आधिकारिक राजकीय यात्रा का सम्मान दिया गया है। इससे पहले जून 1963 में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और नवंबर 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान सम्मानित किया गया था और अब पीएम मोदी राजकीय यात्रा पर जाएंगे। 22 जून को राजकीय रात्रि भोज में पीएम मोदी शामिल होंगे। 23 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और मोदी दूसरी बार अमेरिका कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इजराइल को छोड़कर पीएम मोदी तीसरे ऐसे विश्व के नेता बन जाएंगे जिन्होंने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया हो। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी व्हाइट हाउस के सामने पार्क में और अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस के पास मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी की राजकीय यात्रा को लेकर वहां के इंडियन डायस्पोरा द्वारा जबरदस्त तैयारी की जा रही है। वाशिंगटन के कई रेस्टोरेंट में मोदी के नाम पर खान पान के कई व्यंजनों को लॉन्च किया जा रहा है और पीएम मोदी की पसंद का ध्यान रखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के रेस्टोरेंट की थाली में खिचड़ी, रसगुल्ला, सरसों का साग, इडली, ढोकला, दम आलू और पापड़ शामिल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका के लगभग 20 शहरों में एकता यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। और तो और कई मायनों में यह यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी और प्रधानमंत्री मोदी का जो अमेरिकी राजकीय दौरा होगा वो कई मायनों में देश को आगे बढ़ाने वाला होगा। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ और वो मुद्दे होंगे हमारे और आपके साथ जुड़े हुए। आपके और हमारे सरोकार से जुड़ी वो खबरें होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।